McAfee World. फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो कौन कौन से किनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम? Sir, they are like protons, neutrons, and electrons. Exactly. We have three fundamental particles: electron, proton, and neutrons. These are the fundamental particles of atom. हमें इन्हीं fundamental particles के relative properties का comparison यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कॉपी में, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। आप यहाँ पर इस तरह से हाँ एक टेबल बना लीजिए। उस टेबल में हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर प्रोटॉन, इसको इवन और थोड़ा सा लेफ्ट में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्कवरी। हु डिस्कवर देम? किसी को आइडिया है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट किसके पास है? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जे थॉमसन को। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास है? गोल्डस्टीन। एग्जैक्टली। और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास है? चैडविक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग सिंबल नॉर्मली जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट इसके अदर रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से बीटा सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बीटा के अलावा इसका रेडियो एक्टिविटी में एक और स्पेसिफिक सिंबल होता है, इट विल लुक लाइक -1 E0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बीटा 0। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली हम लोग ये वाला यूज करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बीटा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और रेडियो एक्टिविटी में यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाला चीज आपको पता है क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला बताता है एटॉमिक मास। यानी जब भी किसी भी एटम में से एटम में से जब आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसमें से क्या होता है? वहां पर एटॉमिक नंबर में वहां पर क्या दिख रहा है? लेकिन ये सब सिर्फ किस लिए? रेडियो एक्टिविटी में। इसको आप नॉर्मली और कहीं मत यूज करिएगा। ये वाला फर्स्ट सिंबल है। फिर प्रोटॉन्स को हम लोग क्या सिंबल देते हैं भाई? प्रोटॉन्स को नॉर्मली हम लोग ऐसे पी से डिनोट करते हैं, बट रेडियो एक्टिविटी में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1H1। इन रेडियो एक्टिविटी इट इज रिटन एज 1, और या तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, वी कैन राइट इट एज H+। H+ का मतलब भी प्रोटॉन ही होता है। फिर तीसरा आता है न्यूट्रॉन को नॉर्मली हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेडियो एक्टिविटी में हम लोग इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं 0n1। दीज आर द सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फिर इसके बाद आता है चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को के जब चार्ज को हम लोग लिखते हैं ना, तो एक तो आप उसको ऐसे लिखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1 चार्ज। आप ऐसा लिखते होंगे सभी लोग, सबको पता है ये बात। 1 इलेक्ट्रॉन हैज -1 चार्ज। इसीलिए जब भी किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हम वहां पे उतने ही नंबर में प्लस चार्ज लगाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने ही नंबर में हम वहां पर निगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं, है ना। तो
लेकिन इसके साथ अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मैग्नीट्यूड इतना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसके बाहर साइन कैसा लगा देंगे हम लोग, माइनस साइन। ठीक है। कूलाम क्या है, कूलाम एक एसआई यूनिट होती है, किसकी, चार्ज की। कूलाम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। अच्छा, किसी को पता है चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या है? एनीवन? व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। किसी को आइडिया है कोई? यस और नो? No. ठीक है। देखिए, चार्ज की एक और यूनिट होती है, इट इज कॉल्ड ईएसयू। ईएसयू फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये एक सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अगर हम सीजीएस यूनिट में लिखेंगे तो इट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और विद माइनस साइन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर चार्ज है। और अगर हम उसको सीजीएस में लिखेंगे तो ईएसयू में रिप्रेजेंट करेंगे, और ईएसयू में इसकी वैल्यू होती है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। क्लियर है चीज सभी को? हाँ. ईएसयू का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ऐसे ही हम लोग प्रोटॉन को भी लिखते हैं। प्रोटॉन को हम लोग नॉर्मली +1 चार्ज से डिनोट करते हैं, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हम +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम इसको सीजीएस में लिखेंगे तो ये +4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। और न्यूट्रॉन पूरी तरह से न्यूट्रल एंटिटी होता है, इस पर 0 चार्ज होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय आपको कई बार जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जरा इन तीनों मास को देखिए और मुझे बताइए किस पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है और कौन सा सबसे लाइटर पार्टिकल है। सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हैवी, मोस्ट हैवीएस्ट पार्टिकल इज न्यूट्रॉन, देन मास ऑफ प्रोटॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आता है E/m रेशियो। ई क्या है? ई है चार्ज का वैल्यू, ये जो आपने लिखा हुआ है। m इज मास, इसको आप लोग ई बोलते हैं, इसको मास। अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो इस E/m रेशियो को क्या बोला जाता है? दिस E/m रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। दिस E/m रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग E/m रेशियो निकालते हैं 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम आता है ये। ठीक है। और अगर हम प्रोटॉन का निकालते हैं तो ये आता है 9.58 इंटू 10⁴ कूलाम पर ग्राम। और न्यूट्रॉन में तो चार्ज 0 होता है, तो चार्ज बाय मास का रेशियो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। क्लियर सभी को ये चीज? So can you explain specific charge again? स्पेसिफिक चार्ज इज नोन एज रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास फॉर एनी चार्ज पार्टिकल। कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा, उसके जो चार्ज और मास का जो रेशियो होता है, वी कॉल्ड इट स्पेसिफिक चार्ज।
वी कॉल्ड इट स्पेसिफिक चार्ज। इसको हमने यहाँ पर क्यों पढ़ा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, वो इसके स्पेसिफिक चार्ज से ही डिटरमाइन किया गया। अभी जाके आके आप पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो वहां पर आपको जो बताया जाएगा कि कैसे डिस्कवर हुआ, उसमें जो इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की है ना हमने, चार्ज और मास, ये सारा इनके स्पेसिफिक चार्ज से आया था। और उसमें ये जो इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है, इट्स एन यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब चाहे वो किसी भी मैटर ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन हो, उसका हमेशा स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। बाकी सारे जो प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज है ये कांस्टेंट है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, यानी अलग अलग मैटर ऑब्जेक्ट्स के लिए इसके अलग अलग स्पेसिफिक चार्ज आ सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज। तो आप इसको बस याद रख सकते हैं कि इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एज वेल एज इसका वैल्यू याद रखिए और इसका रिलेशन याद रखिए, E बाई एम इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हमें ये एटम के बारे में, एटम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एटम नेम भी हमें दिया है डाल्टन ने, एटम का कॉन्सेप्ट भी हमें दिया गया डाल्टन के द्वारा। तो डाल्टन ही सबसे की एलिमेंट थे, की पर्सन थे, जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बातें करना शुरू किया था। इन्होंने ही सबसे पहले एटम को डिफाइन किया था। तो इन्होंने अपने जो एक मॉडल दिया था उसको बोला गया डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, उस मॉडल में कुछ चीजें आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ चीजें उसमें से फेल हो चुकी हैं। ठीक है, तो इनके क्या मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर किस चीज का बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने एटम को इसी तरह से डिफाइन किया था, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। ऑल्दो आज की डेट में ये डेफिनेशन हमारी फेल हो चुकी है। क्यों फेल हो गई है, क्योंकि एटम इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो डिवाइडेड प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन्स। तो ये पॉइंट हमारा आज की डेट में फेल हो गया, बट हमें उनके एजम्पशंस पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन्स ने क्या बताया था और क्या नहीं बताया था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की, इसमें आपको जितने मॉडल पढ़ाए जाएंगे, सिर्फ लास्ट के 2 मॉडल छोड़कर बाकी सारे के सारे मॉडल ऑलमोस्ट फेल्योर हैं। लेकिन हम फिर भी उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं जानना है कि आज की डेट में क्या सही है क्या गलत है, हमें ये जानना है कि हम जो सही आज देख रहे हैं उस सही का पाथ क्या था, यानी कहाँ से शुरुआत की थी, क्या था हमारा थॉट प्रोसेस। वो सीखने के लिए हमें वो भी बताया जाता है जो हमने मिस्टेक्स की है, क्योंकि अगर ये मिस्टेक्स नहीं होती तो आज वो सही चीजें भी नहीं मिलती हमें। तो हमें हर वो चीज जाननी है जो आज गलत थी, और हमें हर वो चीज भी जाननी है जो आज की डेट में करेक्ट है। चलिए, बच्चे जनरली पूछते हैं ये चीज कि सर जब मॉडल गलत हो चुके हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उनको। तो आपको ये बताया जा रहा है कि पर्सन या ह्यूमंस मिस्टेक्स से कैसे लर्न करते हैं। आपको यहाँ पर इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप दूसरों की मिस्टेक से सीखे, कि हमने आज हम जहां पर हैं वो हम अपनी मिस्टेक्स का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमें वो सारी चीजें पढ़नी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला था मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दिस इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस। सेकेंड, एटम्स can neither be created nor destroyed. This means that a chemical reaction is just a simple rearrangement of atom, and the same number of atom must be present before and after the reaction. This is second hypothesis. फिर थर्ड है, atom is the smallest particle of an element, smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction. ये बिल्कुल आज भी ट्रू है। Atoms of the same element are identical in all respect, especially size, shape
एंड मास। ये पॉइंट आज भी ट्रू है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज, ये भी आज भी पूरी तरह से ट्रू है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जब मोर देन वन एटम एक दूसरे के साथ एक सिंपल होल रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कंपाउंड मिलता है। उसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो ऑल दीज आर द हाइपोथेसिस ऑफ डाल्टन्स। तो जितना चीज मैंने अंडरलाइन किए, जितने पॉइंट्स को, उन सारे पॉइंट्स को आप बुलेट पॉइंट्स को सबको फटाफट नोट कर लीजिए। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हेडिंग डालिए, फिर उसमें हेडिंग डालिए द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी, एंड फिर ये सारे पोस्टुलेट्स नोट करिए। इसके साथ इसके ड्रॉबैक्स भी देख लीजिए, फिर एक साथ ही पूरा नोट करिए। फिर है ड्रॉबैक्स। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इनके? द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबॉर showed that the atom of same element may have different atomic mass and atoms of different kind may have same atomic mass. तो आइसोटोप्स और आइसोबार की डिस्कवरी होना इनके पॉइंट्स का काफी कुछ हद तक फेल्योर है। फिर एटम्स कैन बी स्प्लिट इनटू मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये दो क्या है आपके पास, इनके ड्रॉबैक्स हैं, यानी फेल्योर ऑफ डाल्टन्स मॉडल। तो ये पूरा आपको फटाफट जल्दी से फेयर कर लेना है, नो डाउट। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बाद आता है, अब नेक्स्ट चीज जो है वो आप काफी हद तक जानते हैं, जस्ट रिवीजन ओनली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। आपको हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी बताया कि एटम को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉटम में यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है और टॉप में क्या होता है, एटॉमिक मास, या हम उसको मास नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, मास नंबर के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, कैपिटल ए। मास नंबर को हम लोग कैपिटल ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका जो टोटल मास होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं मास नंबर। या किसी भी एटम का मास जो है वो ड्यू टू दी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो किसी भी एटम का जो कंप्लीट मास है वो ड्यू टू दी न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। और चलिए इसके बाद आते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये है आपका इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। यहां पर लिखा हुआ है इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। कितने लोग जानते हैं कोई ऐसा एटॉमिक मास जो होल नंबर नहीं है? सर क्लोरीन का। हाँ, क्लोरीन आपने सुना है 35.5 होता है और वो होल नंबर नहीं है, फिर भी यहाँ पर लिखा है कि वो एक होल नंबर है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा, अभी ध्यान रखिएगा। ये जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, और वो जो आपने पढ़ा है वो भी बिल्कुल सही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अभी आपको आगे जाके पता चलेगी। चलिए पहले हम सारे टर्म्स के बारे में जानते हैं, एटम से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज जेड। atomic number is Z. The number of protons present in nucleus is called, the number of protons present in nucleus is called atomic number. ध्यान रखिएगा बच्चे, जैसे आपसे कभी डिफाइन करने को बोला जाए एटॉमिक नंबर, तो जनरली स्टूडेंट बोल देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बट ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी डेफिनेशन जब भी पूछी जाए, डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सली डिफाइन करे उसको। तो इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम न्यूट्रल है तब तक तो वो स्टेटमेंट सही है, लेकिन अगर एटम चार्ज हो गया, आइदर प्लस या माइनस चार्ज आ गया उसके ऊपर, तब वो डेफिनेशन काम नहीं करती। इसलिए हमें सबसे यूनिवर्सल टर्म यूज करना है। किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो उसके एटॉमिक प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और एक जो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है वो ड्यू टू दी प्रोटॉन होता है, इसी प्रोटॉन को ही हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद आता है, नेक्स्ट है न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल आएगा, ये तो हमें पहले से पता है। लेकिन अगर एक चार्ज एटम है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Z माइनस चार्ज ऑफ द एटम। अब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एटॉमिक ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाएगा,
और अगर चार्ज निगेटिव है तो ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा और एटॉमिक नंबर, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर बोला है Cl प्लस और ये दो एग्जांपल ये Cl माइनस, हमें इन दोनों में इलेक्ट्रॉन बताने हैं। ठीक है, हम इसी फॉर्मूले को वैलिडेट कर रहे हैं जो हमने यहाँ लिखा है, Z माइनस चार्ज ऑफ एन एटम। एट Cl का Z होता है 17 माइनस इसमें कितना चार्ज है +1, तो ये कितना आ गया भाई 16, और Cl माइनस में कितना आ जाएगा 18। समझा आपने कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है? हाँ। चलिए, तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर के बारे में। अब आते हैं तुम्हारे उस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, ये जो ये यहाँ लिखा है नोट, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म इज एटॉमिक वेट। द एटॉमिक वेट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज ऑफ वेट ऑफ ऑल द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट। आपने जितने भी एलिमेंट आज तक देखे हैं जिनका एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, लाइक क्लोरीन 35.5, ठीक है, कॉपर का होता है 63.5, तो ये सारा जो आपको फ्रैक्शन में एटॉमिक मास दिख रहा है उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो जो फ्रैक्शन वैल्यू आपको मिली है दैट इज द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक होता है 17Cl35 और दूसरा होता है 17Cl37। सबको ये दिख रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये विजिबल नहीं है? मैं इनलार्ज कर सर देता हूँ, दिख रहा है। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं। अभी दिख रहा है? हाँ। हाँ, अभी देखिए, यहाँ पर मैंने बोला कि जो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है, देखो मास नंबर है 35 और यहाँ पे क्लोरीन का मास नंबर 37, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दैट इज 17, बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर। और दोनों के आप मास नंबर देखिए जरा, वो भी पूरी परफेक्टली इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, वो कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। लेकिन आप जो बोलते हैं ना कि क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5 है, वो एक्चुअली इन दोनों का एवरेज एटॉमिक वेट होता है। एवरेज एटॉमिक वेट, एवरेज एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला यहां पर दिया है, W1x1 प्लस W2x2 डिवाइड बाई x1 प्लस x2। यहाँ पर W1 W2 वेट है और x1 s2 उनके रेशियो हैं, जिस रेशियो में वो अकर करते हैं नेचर में। जैसे नेचर में Cl35 75% मिलता है और Cl37 25% मिलता है, तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 3:1। तो x का वैल्यू इन x1 हो गया 3 और x2 हो गया 1, और यहाँ पर उनके मासेस है 35 37, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज रख दीजिए। आपको एवरेज मास कितना मिल रहा है 35, एवरेज मास कितना मिल गया यहाँ पर 35 मिला हमें। समझा? यस। अभी आपको क्लियर है ना कि एटॉमिक वेट अगर फ्रैक्शनल आ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो एटॉमिक वेट जो आपको दिख रहा है वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स के एटॉमिक वेट या कह सकते हो कि मास नंबर का एवरेज है। और एवरेज आपका फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मास नंबर ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू है। तो इसमें से आपको कुछ भी नोट करना है? एनीथिंग यू वांट टू नोट? सब कुछ आप पहले से ही जानते हैं, कुछ भी नई चीज नहीं है इसमें। आप नोट करना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू, आगे आपको काफी कुछ मिलेगा नोट करने के लिए। चलिए, तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बाद अब नेक्स्ट टर्म जो आपको देखना है, द टर्म इज आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? आइसोटोप कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय सोडी, नेम ऑफ साइंटिस्ट सोडी। They are the atoms of given element which have the same atomic number but different mass number. Atoms having same atomic number but different mass number known as isotopes. ठीक है? They have same nuclear charge but different number of neutrons. ये भी पॉइंट नोट करिएगा, सब पॉइंट वाइज लिखिए। They have same nuclear charge मतलब प्रोटॉन्स, but different number of न्यूट्रॉन्स, उनके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे और मास नंबर। तो एक बार जेई में पूछा जा चुका है इन आइसोटोप्स, और ऑप्शन में दिया था हैविंग सेम एटॉमिक
हैविंग सेम एटॉमिक मास, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको ऐसे मतलब ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको उसमें से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन को पिक करना होता है। तो आइसोटोप्स के अंदर एटॉमिक मास एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये हमेशा डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और क्या सेम होता है? उनका न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर। चलिए इसके बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शंस जो होंगी वो सेम होंगी, चाहे आप कार्बन 12 लीजिए, चाहे कार्बन 13 लीजिए, चाहे कार्बन 14, रिएक्शन सेम होगी। बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, उनके डेंसिटीज वगैरह डिफरेंट होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ ई बाई एम। ई बाई एम आपको मैंने पीछे बताया था, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। आइसोटोप्स डू नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। Isotopes do not have same values of specific charge. कारण क्या है भाई ऐसा? क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे बट उनके मास जो होते हैं वो वेरी करते हैं। तो आपके पास एक एग्जांपल तो यहाँ पर क्लोरीन का लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 2-3 एग्जांपल आपको और लिख देता हूँ। कार्बन के आइसोटोप्स के एग्जांपल्स क्या हो गए? 6C12, 6C13, 6C14, these are the isotopes of carbon। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बहुत कॉमनली आपको पता होना चाहिए, ये है 1H1, ये वो एलिमेंट है जो आप जिसको हाइड्रोजन कॉल करते हो। उसके अलावा हाइड्रोजन का आइसोटोप एक है 1H2 और दूसरा होता है 1H3। इस 1H2 को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, और वी कॉल्ड इट हैवी हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा ये वाले को क्या बोलते हैं? इट इज नेम एज ट्राइटियम। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। और जो हमारा ये है 1H1, इट इज नोन एज प्रोटियम। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन है जिसको आप जानते हैं एज अ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये दीज आर द सब कॉमन एग्जांपल जो आपको कई बार सुनने को मिलेंगे आइसोटोप्स के। नोट डाउन। इसके बाद ये नोट कर लिया आपने? नहीं सर। करिए, कंप्लीट करिए आइसोटोप्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। हैविंग सेम नंबर डिफरेंट मास, having same nuclear charge but different number of neutron, same chemical properties but different physical properties, do not have same specific charge। और फिर ये उनके कुछ एग्जांपल्स। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका आइसोबार्स। आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? आइसोबार्स कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय एस्टन। They are isobars are the atoms having different atomic number and same mass number, same mass number and different atomic number। Atoms having same mass number and different atomic numbers, they have different number of electrons, different number of electrons, same mass number and different atomic number। Different number of electron, proton and neutrons but same number of neutrons and proton, that is number of neutrons same। एक सेकेंड, हाँ अच्छा, इसमें एक नेक्स्ट चीज इन्होंने बोला है कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन्स सेम। आइसोबार्स को जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको बोलना चाहिए द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक मास और मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर नोन एज आइसोबार्स। आपको डेफिनेशन इस तरह से बोलनी है।
फिर उसके बाद उसमें और पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बट हैव सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिमेन सेम, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रिमेन सेम। अब जैसे इस एग्जांपल को देखिए, 1s3 2he3, 1s3 2he3, यहाँ पर इसमें प्रोटॉन निकालिए 1 है, इलेक्ट्रॉन निकालिए 1 है, न्यूट्रॉन 2 मिलेगा आपको। इसमें प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, न्यूट्रॉन 1 है। तो आप कंपेयर करिए, देखिए प्रोटॉन डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, ठीक। लेकिन जरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम निकालिए p+n, वो आपको दोनों जगह क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। और एज वेल एज उनके देखो एटॉमिक मास सेम है, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये हो गए आइसोबार्स की प्रॉपर्टीज। तो आइसोबार्स डू नॉट हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोबार्स की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आइसोबार्स बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, तो उनकी कोई भी प्रॉपर्टी कभी भी मैच नहीं कर सकती। दे डू नॉट हैव सेम E/m, उनका स्पेसिफिक चार्ज भी सेम नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है तो उनका मास डिफरेंट होगा, उनका इलेक्ट्रॉन का नंबर डिफरेंट होगा, तो उनका E/m वैल्यू भी डिफरेंट होगा। आप यहाँ पर अगर इनके अदर एग्जांपल्स लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एक बहुत कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है आपका पोटेशियम 40 एंड कैल्शियम 40, बोथ आर आइसोबार्स। आप इनको चाहो तो इस तरह से वैलिडेट भी कर सकते हो, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, फिर सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन निकाल के चेक करिए कि जो आपने स्टेटमेंट ऊपर लिखा है वो कितना ट्रू है। Sir, done. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइसोडाइफर्स। द नेक्स्ट कंपाउंड इज द नेक्स्ट टर्म इज आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। यानी n-p, ये क्या रहता है, सेम रहता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो वैल्यू आता है वो हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के टर्म्स में लिखें तो न्यूट्रॉन क्या होता था, न्यूट्रॉन होता था A-Z, और P क्या होता है, Z। तो ये क्या बन जाएगा, A-2Z, दैट इज ऑल्सो सेम। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इस चीज को। अब जैसे एग्जांपल है ये 5b11 एंड 6c13, इसमें प्रोटॉन 5 न्यूट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉन 5, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन 6। यहाँ पर जरा n-p का डिफरेंस निकालिए, कितना आ जाएगा आपको, n-p का डिफरेंस है 1, और यहाँ पे n-p का डिफरेंस है 1। दोनों का n-p का डिफरेंस सेम आया है, तो ये इस तरह के एटम्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स। नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज है। ये चीजें कहां पर आती हैं, जेई कभी नहीं पूछेगा आपसे व्हाट आर आइसोडाइफर्स, ये सीईटी पूछता है। सीईटी वगैरह जो महाराष्ट्र सीईटी के एग्जाम्स होते हैं ना, स्टेट इंजीनियरिंग, गुजरात सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी, मणिपाल, वीआईटी, यहाँ पर ये चीजें पूछी जाती है। आपको दो एटम्स का पेयर दे दिया जाएगा, पूछेगा दिस पेयर इज आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर, तो आपको आइडेंटिफाई करने को आता है। जेई कभी नहीं पूछेगा आपसे ये चीज, बट जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सब टर्म्स हैं, बिल्कुल बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से याद रहने चाहिए, काफी बेसिक होते हैं, इनमें कुछ भी कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको सरप्राइज कर रही होगी। थोड़ा थोड़ा सा इन सब चीजों का ग्लिम्स आपको प्रीवियस क्लासेस 8, 9, 10 में Sir, done. चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास टर्म आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन या फिर हम लोग आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोल सकते हैं, आइसोटोनिक सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। तो इनकी डेफिनेशन सिंपल सी है, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे लिए क्या है, आइसोटोन्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1h3 एंड 2he4, आप यहाँ पर देखोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट प्रोटॉन
दोनों में डिफरेंट है, दोनों का मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन क्या चीज दोनों में सेम आ रही है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में सेम है। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, 3 - 1 2, 4 - 2 इज 2। आप चाहो तो और भी एग्जाम्पल इसके देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका एक और एग्जाम्पल ले, 19 K 39 एंड 20 Ca 40, तो इनमें प्रोटॉन देखोगे कितना है? 19, इसमें प्रोटॉन 20। ठीक है। और अगर हम इसमें न्यूट्रॉन्स देखेंगे तो वो चीज दोनों में 20 आएगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपको बहुत ज्यादा इफर्ट नहीं है, सिंपल है। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो वो क्या है? आइसोटोन्स होंगे। आइसोटोन्स आ सकता है जेई में, क्योंकि मतलब आइसोटोन्स पे क्वेश्चन कभी आया नहीं रिसेंट में, और इसके आने के चांसेस लगते हैं कि ये आ सकता है, क्योंकि अभी जेई में बहुत ज्यादा पेपर होते हैं। तो जब ज्यादा नंबर में पेपर होते हैं तो ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टच होने के चांसेस रहते हैं इन एनी पेपर। इसके बाद नेक्स्ट आपका टर्म आता है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स क्या होते हैं? दे आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए है? ये मॉलिक्यूल्स के लिए है। ऑल्दो इसका इस चैप्टर से ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है और ये चैप्टर एटम्स का है। फिर भी इसको थोड़ा सा बस आप जान ले, टर्म काफी हद तक उनसे रिलेटेड है, इसीलिए इसको यहाँ पर यूज किया गया है। तो आइसोस्टर्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको एग्जांपल्स में वैलिडेट करिए। फॉर एग्जांपल CO2 और N2O। पहले इसमें नंबर ऑफ एटम देखिए, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3। पहला चीज सेम। फिर आते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। आपको मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना एटॉमिक उसमें मोल कॉन्सेप्ट में सिखा रखा है, तो आपको बस वही याद रखना है। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, 8 इंटू 2 कितना हो गया? 16, 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इंटू 2 14, 14 + 8 22। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज सेम। सो these molecules are named as what? Isosters। नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसके एग्जाम्पल्स और भी नीचे लिखे हुए, एग्जाम्पल आप जरूर लिखिए, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करते हैं ना, विदाउट एग्जाम्पल अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको वहां पर समझने में दिक्कत भी होती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आगे सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो आपको कोई भी डेफिनेशन देनी है तो उसके साथ में एग्जाम्पल जरूर शेयर करना है। विदाउट एग्जाम्पल वाली ओके, ठीक है। तो अब आते हैं सबसे लास्ट टर्म जो यहाँ पर यूज होने वाला है। द टर्म इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। वैसे इसके नाम से ही इसके डेफिनेशन के बारे में पता चलता है। आइसो मतलब होता है इक्वल, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को आप कैसे डिफाइन करोगे? द मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखिए यहाँ पर हमने कितनी टर्म यूज किया? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, यानी ये एटम्स के लिए भी है, आयंस के लिए भी है और मॉलिक्यूल्स के लिए भी है। तो एटम, मॉलिक्यूल और आयन विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास भी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे लिए क्या बन गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर Cl - Ar। इन दोनों में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18, तो इनको हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला। फिर H2O और NH3, इन दोनों के पास H में 2, ऑक्सीजन में 8, टोटल 10, NH3 में 7 और +3 10, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। BF3 और SO2 में बोरॉन पे 5 होता है, फ्लोरीन पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है, 9 इंटू 3, टोटल सम किया तो 32 आया। SO2 में 6, सल्फर पे 16, ऑक्सीजन का 8 इंटू 2, तो सम किया तो ये 32 आया। तो ये हमें क्या मिला? हमने एटम और आयन का एग्जांपल लिया, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के एग्जांपल लिए, जो इन पेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दीज पेयर्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पहले याद रखनी पड़ेगी,
क्योंकि इसी एक पॉइंट का फायदा उठाता है जेई, और वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। ये वाला पॉइंट उन लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, और जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ये वाला पॉइंट मेरा समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर एक नोट करके लिखा रहा हूँ, Ni+2। Ni का एटॉमिक नंबर होता है 28, और दूसरा मैंने दिया है Fe26। आपको इन दोनों के बारे में मुझे बताना है कि दिस पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट। सभी लोग मुझे बताइए, दिस पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट। दिस पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अभी तक आपको जितना ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को याद रखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। बट एक्चुअली दिस पेयर इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे, अब देखिए उसको, यही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। ये जेई का एडवांस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे निकिल का, पहले मैं निकिल का लिख रहा हूँ, Ni+2 का नहीं, तो 1s2 आएगा, 2s2 आएगा, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकिल। लेकिन यहाँ पर निकिल पे कितना चार्ज है, +2। प्लस चार्ज हमें क्या बताता है कि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव किया जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। तो यहाँ पर 4s में 0 इलेक्ट्रॉन बचे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni+2। अब नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। आयरन का क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन। अब जरा दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, क्या है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली सेम है, बताइए भाई। नहीं। नहीं, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन केस ऑफ एटम और आयन सिर्फ तभी बोल सकते हैं व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज सेम इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पर अब आप नोट करके अब वो पॉइंट लिखिए, दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। रीजन मैं यहां पर नोट करके लिखा दे रहा हूं, और ये पॉइंट कोई भूलिएगा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सिंपल सी चीज याद रहती है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहां पर लिख लें इसकी डेफिनेशन के फॉर्म में, इन केस ऑफ atoms or ions, number of electron as well as electronic configuration should see। सबको ये जो मैंने अभी बताया, इस पॉइंट में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए।